एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दोज पीपल जो लोग मेरी वीडियोस के लिए वेट करते हो। मैंने फ़िज़िक्स को मतलब छोड़ ही दिया था, अलग ही लेवल पे छोड़ दिया था। मुझे याद ही नहीं था कि फ़िज़िक्स का वीडियो बनाना है। फिर मैंने किसी जूनियर ने मेरे को टेक्स्ट किया कि दी फिज़िक्स का तो बस फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाए। तो मैंने सोचा अरे यार, मैं इतना बायो लेके ऑब्सेस थी कि मैं भूल ही गई कि फ़िज़िक्स के लिए मुझे वीडियोस बनाना है और केमिस्ट्री के लिए भी। तो अब से ना बायो थोड़ा सा मैं कम कर दूंगी, क्योंकि मैंने इधर देखो इन सब चैप्टर्स का क्लोजर नहीं दिया। आई होप तुम लोग का मिड टर्म ऑलरेडी खत्म हो चुका है एंड यू पीपल आर रिवाइजिंग ग्रेट इन योर होम। तो आई होप मेरी वीडियो जो तुम लोगों को मिलेगी दैट विल गिव यू अ शॉर्ट रिवाइज वीडियो। कुछ नहीं करना है, बस वीडियो देखना है बैठ के। मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, बस खुद के फ़ायदे के लिए भी वीडियो देख लो, वही बहुत ज़्यादा होता है, लाइक बहुत अच्छा होता है। तो यस, अगर तुम लोग गेस कर सकते हो, आज हम लोग फिज़िक्स लेके पढ़ने वाले हैं। फिज़िक्स हम लोग का पहला वाला चैप्टर होने वाला है। तो यस, तुम तुम्हारे सामने देख सकते हो कि हम लोग कौन सी चैप्टर के बारे में आज पढ़ाई करने वाले हैं। तो आई होप मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूँगी। ये चैप्टर इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है और मैं कहना चाहती हूँ कि मेन चैलेंज स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा फिजिक्स का गेम यहाँ से चेंज होने लगेगा। मतलब तुमको सेकंड चैप्टर तक लगेगा कि ठीक है फिजिक्स इज़ ओके, पर जब भी थर्ड चैप्टर घुसेगा तब फिजिक्स अलग ही डायमेंशन ले लेगा। ओके, अलग ही डायमेंशन में फिजिक्स चलेगा, तब तुमको लगेगा अरे यार अब तो रेगुलर रिविजन चाहिए, ऐसे एक फेनोमेनन आ जाएगी। ओके, तो आई होप यू आर डन। बहुत बातें कर ली हम लोगों ने, अब चलो 2 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो गए बात करते करते। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। हेडिंग तो मेरा इसी से थोड़ा पतला कर लेती हूँ। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैं लिख रही हूँ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसका सिंपल मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। तो हम लोग जनरली कहते हैं जो वर्क डन, देखो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में एक वर्क डन होता है, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में एक वर्क डन होता है टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए। तो एक पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट होता है इन्फिनिटी में, एक पॉइंट इन्फिनिटी में होता है, ठीक है, एक पॉइंट इन्फिनिटी में, और ये तुम्हारे ग्राउंड स्टेट में, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट में है। ओके, समझ गए मैम, समझ गए। अब यही चीज़ वो लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी जो फेनोमेनन का चल रहा है ना, यही जो फेनोमेनन है, ये वाला जो फेनोमेनन है क्या, कि ये 2 पॉइंट चार्जेस ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू जो इन्फिनिटी से आ रहा है, ये जो फेनोमेनन है इसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए हम लोग ऑब्वियसली। तो हाँ, ओके, रख दो यहाँ पे रख दो, सॉरी। सो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पहले क्या करेंगे? पहले डेफिनेशन लिखते हैं। चलो, डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि कोई भी पॉइंट चार्ज पकड़ लो तुम, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी से एक स्टैंडर्ड पॉइंट तक। If you are facing any kind of difficulty while seeing the board, copying the notes, then please let me know. ठीक है, please let me know. Is the value of electric potential. Okay, तो इसका पूरा definition है कि the amount of work done to bring the unit positive charge from the infinity to a point of the electric field region is the value of the electric potential. Okay, ये है हम लोग का पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात लिखना है कि इन्फिनिटी से ये किसी पॉइंट रीजन पे लाया गया है, ये बात लिखना है। ओके, दिस इज़ अ हाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो इसका V इजिकल टू क्या होता है? W/Q होता है। ओके, V इजिकल टू W/Q। वी कैन ऑल्सो राइट V इजिकल टू Q इंटू V, मतलब पोटेंशियल वर्क जो है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो मैटर, कुछ भी करें, यही है। ओके, समझ गए। तो वर्क डन क्या है? चार्ज इंटू पोटेंशियल दिखाई दिया है यहाँ पे। चलो थोड़ा सा और लिख देते हैं। ये चार्ज है, आई होप मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल, ये नया टर्म है ना, तुम लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। ये पोटेंशियल है, ये चार्ज है। ओके, आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? ये जो पोटेंशियल मैंने बोला अभी, ये पोटेंशियल ना स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ये पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वोल्ट है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी था। इसको भी मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ।
अगर किसी को याद नहीं आ रहा है या कोई भूल चुका है तो उसके लिए मैंने फिर से लिख दिया कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी का था और उसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, वो भी तोड़ के लिख देती हूँ, न्यूटन कूलम। ओके ओके, तो हम लोगों ने पोटेंशियल वाला पार्ट कवर कर लिया। क्या कवर किया? इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट तक लाने का जो सफ़र है वो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम लोग V/W/Q लिख सकते हैं, W/Q/V लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, पहले पेज से इसे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछ तो लिया था हमारे टीचर्स को, पर उन्होंने कहा कि ये वाला जो चीज़ मैं दिखा रही हूँ अभी, मतलब मैं दिखाऊंगी नहीं, ये डेरिवेशन अभी तक कंफर्म्ड नहीं है कि आता है या नहीं, सॉरी, ये आता है या नहीं मैं कंफर्म्ड नहीं हूँ, बट अगर ये आता है तो मैं बाद में करवाना वो टोटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेकेंड, एक्चुअली मैंने ये वाला करवा के रखा है। किसी ने क्या मेरा वो वाला वीडियो देखा है, वो डेरिवेशन वाला वीडियो, तो तुमको पता होगा कि मैंने ये वाला टॉपिक करवा के रखा है, पॉइंट चार्ज वाला टॉपिक। ठीक है, पॉइंट चार्ज वाला जो टॉपिक है ना, मैं पहले करवा के रखी हूँ। आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फॉर यू। ओके, आई एम राइटिंग द मेन फार्मूला फॉर यू, कि इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है वो फार्मूला क्या होता है, क्योंकि मैंने ये डेरिवेशंस ऑलरेडी करा के रखी, टोटली एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, टोटली एक्सप्लेन्ड है। ये हम लोग को पता है W/Q/V, हमें यहाँ पे क्या मिलता है V/KQ/R। ये मेन चीज़ है, हाँ, ये मेन चीज़ है जो हमें यहाँ से मिलता है, V/KQ/R। ओके, और हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि PE जो होता है, P जो होता है वो होता है P/V। ओके, हमें यहाँ से पता चलता है। ओके, इसका जो डेरिवेशन है वो मेरे यूट्यूब में दिया हुआ है, यूट्यूब में दिया हुआ है। मैं ना उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ, डिस्क्रिप्शन में। ओ माय गॉड, ये मार्कर पेन ना मेरे को फंसा रहा है, डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ। ठीक है, इसका जो फुल डेरिवेशन है मैं लिख देती हूँ, क्या पता फिर से दिखे ना दिखे। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा डेरिवेशन दिया हुआ है, वो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगी, अटैच कर दूँगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम लोगों को ईजी होगा करने में। ओके, ईजी होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी तो कम है, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। ओके, तो अभी हम लोग करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग W/P/E लेते हैं, जिसको हम लोग Q/V भी लिख सकते हैं। दिस इज़ अ होल सिस्टम, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ होल सिस्टम, वी कंसिडर इट। सो समटाइम्स वी कैन राइट इट लाइक दिस, P/E/W = KQ1Q2/R। मतलब समझ में आ रहा है, P/W क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्क = फोर्स होता है। इसका मतलब = फोर्स होता है, इसीलिए मैं इस रिलेशन को लिख रही हूँ। इस रिलेशन को लिखने का मेन पर्पस है कि इसे फोर्स कहा जाता है, फोर्स, तो इसीलिए मैं इसको लिख रही हूँ ऑब्वियसली। तो जब भी हम लोगों को P चाहिए होता है, जब P हम लोग की ज़रूरत में आती है, तब हम लोग कैसे लिखते हैं, KQ1Q2/R प्लस KQ1Q3/R प्लस KQ1Q4/R. So this is a sample how we used to find the potential due to system of charges. So I hope this is clear. जब भी बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं तब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि मेरा जो P/W है वो फोर्स जैसा काम करता है। ओके, आई एम क्लियर, आई होप। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो ये डेरिवेशंस में मैंने करा के रखा है, पर फिर भी सब कुछ डेरिवेशन के लिए नहीं छोड़ सकती मैं। ये है रिलेशन बिटवीन, मैं ऐसे बिटवीन लिख रही हूँ, तुम लोग कभी भी मत लिखना, पता चला ऐसे लिख के आ गए तुम लोग बिटवीन और मार पड़ गई मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो संपर्क है वो कैसा है या क्या है, ये इसका डेरिवेशन आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर फरमा के देखना। मैं सपोज करती हूँ मेरे पास यहाँ पे क्यू है, मेरे पास यहाँ पे भी एक क्यू है। ठीक है, इन दोनों के अंदर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। ठीक है, हाँ, मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की याद आ गई, सही बात है। तो यहाँ पे देखो, अब मेरे पास R है, R मतलब मेरा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये ना एक्सटेंड होकर एक पॉइंट तक जा रहा है जो B है। ओके ना, मेरा जो DR है वो इस साइड पे एक्ट कर रहा है। ये सब कुछ हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ क्या है, हम लोग को पता है वर्क डन कितना होता है, वर्क डन = FDR। हम लोगों ने पढ़ा है ना, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, डेरिवेशंस में हम लोगों ने देखा है। अगर फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेरिवेशन देखा है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला था या नहीं था ना, ये फॉर्मूला था ना, तो यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके ठीक है, और फिर हमने क्या किया, उसको हमने लिखा DW = Q/DV। मैंने इसको तोड़ के Q/DV लिख दिया, क्या Q लिख दिया, मैंने यहाँ पे Q का जिक्र किया। ओके मैम,
ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू डी वी. ऑफ कोर्स वी कैन राइट बिकॉज वी नो दैट, अरे यार, ऑफ कोर्स वी कैन राइट बिकॉज वी नो डी डब्ल्यू को हम लोग एफ डी आर कॉस थीटा के टर्म्स पे डिस्क्राइब करते हैं, हम इसको इस टर्म पे डिस्क्राइब करते हैं. सो वी कैन राइट लाइक दिस. हम तोड़ रहे हैं चीज़ों को. ओके, हम तोड़ रहे हैं मेनली. यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा वो 180 होगा. ओके, थीटा का वैल्यू है जो 180 होगा. अब मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, ई डी आर -1 इज इक्वल टू 1 इंटू डी वी. समझाती हूँ क्या किया. एफ को मैंने ई से इक्वल कर दिया और क्यू को मैंने यहाँ पे 1 कर दिया. मेरा जो क्यू था उसको मैंने 1 कर, क्या किया मैंने, ओह गॉड, क्यू को मैंने यहाँ पे 1 कर दिया. ठीक है, समझ में आ रहा है. मैंने क्या किया, एफ को यहाँ पे ई कर दिया. एफ इजिकल टू ई होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है, हम लोगों ने किया है ऐसा रिलेशन. एफ को मैंने ई कर दिया, क्यू को मैंने 1 कर दिया. क्यू को मैंने 1 कंसिडरेबली किया, एफ को मैं ई कर सकती हूँ, सो आई डिड ई डी आर -1 इजिकल टू 1 इंटू डी वी कर दिया. ओके ओके, वो भी समझ गया मैं. तो हमें फाइनली क्या रिलेशन मिला, ई इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर. ई इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर. ये जो रिलेशन मैंने अभी किया, ये है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये है वो रिलेशन. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट इट, क्योंकि डेरिवेशन है. ओके, ये एक काइंड का डेरिवेशन है. मुझे लगा थोड़ा तोड़ के दिखा देते हैं. ओके, कुछ ज़्यादा तो मैंने तोड़ा नहीं है, फिर भी जितना तोड़ सकते थे. अच्छा, इसका फील्ड निकाल सकते हैं, इसका फील्ड निकाल सकते हैं क्या, ट्राई करते हैं. चलो, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई, मतलब मैंने आर को एक्स पकड़ लिया. ठीक है, फिर क्या करेंगे, डी वी डी वाई जे करेंगे. ठीक है, डी वी डी जेड के कैप. ओके, के कैप करेंगे तो निकल रहा है. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि मेरा जो ई एक्स स्क्वायर है वो मेरा ई वाई स्क्वायर, सॉरी डिड आई मिस दैट. ओके, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके बाद वाला स्टेप लिख देती हूँ. एंड हु एवर इज गुड एट वेक्टर दे विल अंडरस्टैंड हाउ आई हैव डन. सो इसको मैं ई एक्स 1 लिखूंगी. ओके, सॉरी ई एक्स आई लिखूंगी, सॉरी क्या बोल रही हूँ. इसको मैं ई वाई जेड कैप लिखूंगी, जेड कैप. ओके, और मैं इसको ई जेड के कैप लिखूंगी. ओके, समझ गए. इसको हम लोग जब यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे कि मेरा ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा ई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा ई जेड स्क्वायर हो जाएगा. सो आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे काम कैसे हो रहा है. ओके, एक ये तो मैंडेटरी नहीं है, पर ये कभी कभी निकालने बोलता है, तो मैं चाहूँ तो फील्ड भी निकाल सकती हूँ, है ना. फील्ड को मैं निकालने का प्रोसेस मैंने कैसे किया, मैंने पावर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा सोचा और फिर मुझे आइडिया मिल गया. ये पावर एनर्जी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, देखो दिखाती हूँ. ये देखो, इसके जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, के Q1 Q2 बाई आर, Q1 Q3 बाई आर, ऐसा लग रहा है ना. यहाँ पे भी तो वही किया गया है ना, यहाँ पे भी वही किया गया है. अच्छे से देखो, अच्छे से. यहाँ पे सिर्फ यूनिट वेक्टर्स को बिठाया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, फील्ड निकाल रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं, फील्ड निकाल रहे हैं. फील्ड निकाल रहे हैं तो उसके लिए चाहिए. ओके मैम, समझ गए. ठीक है, समझ गए. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डेरिवेशन का पार्ट तो नहीं है, पर ये भी एक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन का पार्ट है जो कि ज़रूरी होता है. कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. अरे क्या बात है, डाइपोल इधर भी आ गया मैम. हाँ, इधर भी आ गया मेरा डाइपोल. ओके, डाइपोल इधर भी आ गया. यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, दो चार्जेस को ले लेंगे. ठीक है, चलो लेते हैं. ये एक चार्ज है, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए. ये एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है. ओके, चलो एक लाइन खींच देते हैं. ओके, फिर मैंने क्या किया, देखो स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं. ओके, ये मेरा स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर के ऊपर मुझे कंस्ट्रक्ट करके डाइपोल निकालना है. ओके, तो मेरा जो वी ए होगा, मतलब कि मेरा पोटेंशियल, पहला पोटेंशियल जो होगा वी ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, के क्यू बाई ए सी. व्हाट आई कैन राइट इज के क्यू बाई ए सी, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे भाई एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ठीक है, और मैं पहले इस टर्म के साथ, मतलब मैं इस टर्म के साथ पहले निकाल रही हूँ. मेरा चार्ज क्या है, दोनों ही तो सेम चार्जेस है ना, बस पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है यहाँ पे. ओके, पहला वाला लिखा मैंने. फिर वी बी लिखते हैं. चलो क्या लिखते हैं, वी बी माइनस के क्यू बाई बी सी. मतलब सेम चीज़ हो गई कि मेरे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस इसका वाला, मतलब इसके वाले से हो रहा है तो मैंने ये वाला पोर्शन लिया, इसके वाले से जब हुआ तो मैंने ये वाला पोर्शन लिया था. ओके, आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, हम मुझे दो मिल गए. ओके, अब क्या होता है, जब हमारे पास वी, दोनों वीज रहते हैं तो मैं क्या करती हूँ, वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी है. सिंपल लॉजिक लगाते हैं. ठीक है, तो वी इज इक्वल टू के क्यू 1 बाई ए सी माइनस 1 बाई बी सी. ओके, ऐसा करेंगे हम लोग. अब रेक्टेंगुलर ए ओ डी को ध्यान से देखो. ठीक है, ए ओ डी को ध्यान से देखो. यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है ए ओ डी के नाम से. कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, अब दिख रहा है. इसीलिए मुझे ये पेन बहुत पसंद है, इसमें सब कुछ दिखता है प्रोमिनेंटली एकदम. ए ओ डी हमें दिख रहा है ना, ए ओ डी. हाँ, समझ गए, ये है ए ओ डी, ये वाला पॉइंट है ए ओ डी.
इस पॉइंट पे हम लोग को देखना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल AOD में हमें क्या दिख रहा है, कॉस थीटा कितना होना चाहिए, एक बात बताओ यहाँ से हिसाब करके बताओ, कॉस थीटा कितना होना चाहिए, OD/R होगा, ठीक है। तो OD इजिकल टू क्या मैं लिख सकती हूँ, R cos थीटा। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, हमने वेक्टर में बहुत बार किया है ऐसा, है ना। फिर मैं ट्राइंगल OBE को लेती हूँ, ठीक है। वहाँ पे cos थीटा क्या हो रहा है, रुको, OBE कहाँ पे है वो भी दिखा देती हूँ, OBE कहाँ पे है वो भी दिखा देती हूँ मैं, वरना पता नहीं चलेगा। डिडंट मार्क द E पार्ट, मैंने मार्क नहीं किया क्या, शायद यहाँ पे होगा, नहीं OBE बोला है, OBC है ये वाला। फेक, आई थिंक मैंने कोई ग्लिच कर दिया, मैंने मेरी स्क्रीन राइटिंग पे लिखा है OBE, शायद ये OBC की बात हो रही थी, ये वाला पार्ट शायद से मैंने शायद थोड़ी सी गलती की है यहाँ पे, OBC होता शायद, ऐसी गलती तो होती नहीं है, ग्लिच कैसे आ गया, OBC। सो कॉस थीटा मेरा क्या होगा, OC/R, मतलब कि R इजिकल सॉरी कॉस थीटा इजिकल टू R cos थीटा, सॉरी एक मिस्टेक होता है ना, बहुत सारा मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। OC इजिकल टू R cos थीटा, ठीक है, ओके, हम लोग समझ गए। थीटा जो C है ना वो थीटा से ज़्यादा है इस केस में, हमें इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना AC जो है उसको इक्वल ले लेंगे CD के साथ, ओके। क्या करेंगे, हमारा जो AC है उसको हम लोग इक्वल ले लेंगे CD के साथ, ओके। हम लोग ऐसा करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसा कर देंगे, x - OD कर देंगे, ठीक है, x - OD कर देंगे, मतलब कि x - R cos थीटा कर देंगे, ओके। मैंने R cos थीटा भी कर दिया। नाउ BC को क्या करेंगे, BC को हम लोग इक्वल कर देंगे CE के साथ। देखो मैंने फिर से यहाँ पे कुछ तो ग्लिच मारा है मैंने, है मैं चेक करके बताऊंगी तुम लोग को। x + OE कर देंगे, इसको OC पकड़ के चलना, हाँ। तो इसका मतलब है मैं x + R cos थीटा कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे भी वो सेम चीज़ हो रही है कि एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ओके। हमें इतना समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग V कैसे निकालेंगे, KQ, ठीक है, 1 - R x - R cos थीटा एक होगा, और दूसरा होगा 1/x + R cos थीटा, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे तो हमें समझ में आ ही रहा है, एक रिडक्शन वाला खेल होने वाला है। तो हम लोग इसको नीचे क्या लिखेंगे, x² R² cos थीटा स्क्वायर, ओके। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे x + R cos थीटा, और यहाँ पे x + R cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये दोनों कट गया, ये और ये कट जाएगा, और इन दोनों को बचा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा, KQ 2R cos थीटा बाई x² R² cos² थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे KP cos थीटा बाई x² - R² cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट करेंगे कि x हमेशा क्या होता है, R से ज़्यादा होता है, ठीक है, x हमेशा R से ज़्यादा होता है, इस फिनोमेना को लेकर चलेंगे। तो मेरा जो फॉर्मूला निकलेगा उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा VKP cos थीटा बाय R²। याद आ रहा है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ऐसी एक फॉर्मूला की थी, वी हैव डन दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये तुम्हारा मेन रिजल्ट है, कैलकुलेशन ऑफ द डाइपोल का मेन रिजल्ट ये है, ठीक है, ये है तुम्हारा मेन रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ लिख के रख लो, कौन से पेन से लिखो, यहाँ से ए से लिख लेती हूँ। थीटा यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज़ द एक्सियल पॉइंट, थीटा जब 0 हो जाएगा ए मेरा एक्सियल पॉइंट बन जाएगा, ओके। VKP बाय R², थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, V इक्वल टू 0 डिग्री। ये थोड़ा सा नीचे लिख लेना, मुझे तो जगह नहीं मिला इसलिए मैं क्या किया मैंने, थोड़ा सा नीचे लिख लेना इसको, मुझे जगह नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हम लोग का यूज़ होता है डेरिवेशंस में, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही है, इसको ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं ना लास्ट में तुम लोग को लिख दूंगी कौन सा ना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पर जानते रखो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर से दूसरा डेरिवेशन दिखाते हैं। मैं फिर से क्यों डेरिवेशन दिखा रही हूँ, क्योंकि ये इतने एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जिनके बहुत सारे रिपीटेशंस हुए हैं हर साल। तो चैप्टर कराते कराते डेरिवेशन करने का आई थिंक ज़्यादा मज़ा आता है। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, ये दूसरा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छा, एक चीज़ तुम लोग थोड़ा सा मुझे बता देना कि तुम लोगों को ऐसे पढ़ने में इजी हो रहा है
या कि मैं स्लाइड्स को पहले से लिख के रखूँ फिर रिवाइज करूँ, वो ज़्यादा ईजी होगा। मुझे लगता है ना उसमें ना टाइम बहुत बचता है, मुझे लगता है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसमें जो होता है ना हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा खा लेता है, इसमें टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, लिखो फिर समझाओ, लिखो फिर समझाओ। तो ये तो मैं तुम लोगों पे छोड़ रही हूँ कि तुम्हें जो चाहिए वही होगा। ओके, तो चलो हम बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। ओके, तो मानो हमारे पास कुछ लाइन्स हैं। ओके, ओके, ये मानो मेरे पास कुछ लाइन्स हैं। अब इनमें मेरा एक चार्ज है प्लस क्यू, एक पे है माइनस क्यू, यहाँ पे मेरे पास थीटा है। ओके, वो तो मुझे दिख ही रहा है मेरे पास थीटा है। अब मुझे क्या करना है, इसमें डेरिवेशन करना है। क्या डेरिवेशन? डेरिवेशन का कंडीशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था, है ना, किया था ना। ओके, इसका डेरिवेशन करते हैं फिर से। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, ठीक है। फिर क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी थीटा। ओके, इफ़ द डाइपोल, अगर कोई डाइपोल, हमारा जो डाइपोल है, मूव्स इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन, इट प्रोड्यूसेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो डाइपोल है, इफ़ इट मूव्स यूनिफॉर्मली, अगर वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करे या मूव्स यूनिफॉर्मली, तो वो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये एक जीके है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जीके है, ठीक है, जीके है ये। ओके, इतना पेन चेंज करना ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, डी के, सॉरी डी थीटा क्यों लिख रही हूँ, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है, ये हमें पता है, वी नो दिस थिंग्स। ओके, नाउ अमाउंट ऑफ टॉर्क कैसे निकालूँ मैं, जो अमाउंट ऑफ टॉर्क है वो कैसे निकालूँ। आई थिंक ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो डेरिवेशन था ना हम लोग करके आए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस नहीं दिख रही है, मैं दोनों ही वीडियोस को अटैच कर दूंगी जो मैंने फिजिक्स का बनाया है। सबसे बेस्ट है मैं प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी, मैं हर चीज़ को प्लेलिस्ट के साथ अपडेटेड रख रही हूँ, ठीक है। तो मैं प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी। मेरा जो मतलब चैनल है ना, उसमें अगर तुम जो मेरा, मैं बता देती हूँ तुम लोगों को, गो टू माई चैनल, जो चैनल है ना, उस चैनल के वहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मेरा जो चैनल है ना, चैनल के वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा तुमको, प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे फिजिक्स मिलेगा, वहाँ से ना तुम्हें सब दिखेगा, जो जो मैंने वीडियोस बना के रखे हैं ना फिजिक्स के ऊपर, ये सब कुछ तुम्हें दिखेगा वहाँ पे। ओके, वो सब कुछ तुम्हें वहाँ पे दिख जाएगा, जो जो मैंने वीडियोस बना के रखा है। ओके, होप आई एम क्लियर अबाउट इट। तो फिर भी मैं अटैच कर दूँगी, डोंट वरी, डोंट वरी, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अटैच करके ही दूँगी। ओके, ठीक है, चलो अमाउंट ऑफ टॉर्क निकालते हैं। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, ओके, इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 1 है, यहाँ पे है पी ई साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा 2 बाई थीटा 1, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा 1 थीटा 2। अब इसको तोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, तोड़ देंगे। P इज इक्वल टू माइनस बी, सॉरी, कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 1 थीटा। ओके, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री पकड़ लेते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा ही पकड़ते हैं, ठीक है, थीटा पकड़ते हैं। ओके, पी ई इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, वी कैन राइट इट ना, पी ई कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, पी ई वेक्टर में हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, डेरिवेट हो गया मेरा। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट बोल के हेडिंग दो, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फोर्स जो है इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, इसीलिए जो वर्क डन होता है इट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स वाई the work done is stored as potential energy। समझ आया, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फील्ड है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसीलिए जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होकर रहता है। इसके नीचे तुम लोग लिख लेना W इज इक्वल टू पी इंटू ई, मतलब सिर्फ टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई नहीं होता, W इज इक्वल टू पी इंटू ई भी होता है, ठीक है, जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे उसी को बोला जा रहा है, ठीक है।
उसी को बोला जा रहा है। वही जो बॉक्सेस बनाती हूँ ना मैं गुड नोट्स में, मैं चिपकू सा कैसे होता है, देखो फिर से चिपक गया, कोई बात नहीं। तो ये वाला भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखना है जो शायद मैं भूल जाऊँगी। भूलने का कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत ईजी चीज़ है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कहे मुझे, अगर मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहे तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं थीटा इजिकल टू 0 दे दूँगी, ठीक है। मेरा जो थीटा है वो मैं 0 दे दूँगी। और अगर अनस्टेबल पूछे, अगर मुझसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछे तो यू कैन गेस एक्चुअली एग्जैक्टली थीटा इजिकल टू 180 डिग्री दे दूँगी, ठीक है। ये दो चीज़ें थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी बोल देता है कि ऐसे लिखना है तुमको, अगर स्टेबल होगा तो कितना देंगे, अनस्टेबल होगा तो कितना देंगे। अगर तुम्हें आइडिया है, अगर तुम्हें याद है, अगर तुम्हें पता है तो तुम आराम से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे जो कि है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। डोंट वरी, यहाँ पे जब नोट कर रहे हो तब थोड़ा बहुत डिस्प्ले में प्रॉब्लम अगर हो भी हो, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गुड नोट्स एंड्रॉइड में थोड़ा सा स्लो चलता है, ठीक है। एंड आई एम यूजिंग सैमसंग S6 Lite, तो यहाँ से ना मैं जब गुड नोट से पढ़ाती हूँ तो थोड़ा स्लो चलता है। ये सैमसंग नोट्स जैसा स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली आईपैड नहीं है। गुड नोट्स आईपैड में सबसे अच्छा चलता है, तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। पर यू नो गुड नोट्स इज़ अ वेरी गुड ऐप, एक्चुअली वेरी गुड ऐप। तो इसीलिए मैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए गुड नोट्स यूज़ करती हूँ। ओके, चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पे। अब ये क्या होता है जनरली, ये ऐसा एक सरफेस होता है जहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल होता है वो एवरी पॉइंट में सेम होता है। मतलब सोचो कि अगर मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया तो पोटेंशियल ऐसा ही है, ऐसा जादू है इस पोटेंशियल में कि ये सोचो मेरा एक पतीला है, इस पे एवरी पॉइंट पे एयर है, यहाँ पे एवरी पॉइंट में मेरा पोटेंशियल क्या है, सेम, ठीक है। मेरा जो पोटेंशियल है वो सेम है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ द सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सिर्फ इजीली थोड़ी मिलता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है। क्या है? इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नंबर वन प्रॉपर्टी, वर्क डन टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम पोजिशन 1 टू पोजिशन 2 थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। मतलब मेरा जो वर्क डन टू मूव एनीथिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज 0। पर ये किसके केस में होगा? ये सिर्फ और सिर्फ इक्विपोटेंशियल के केस में होगा। इक्विपोटेंशियल के केस में ही सिर्फ होगा, इक्विपोटेंशियल्स केस, ठीक है। ये सिर्फ उसके केस में होगा। क्या हो जाएगा? मेरा W इजिकल टू Q इंटू V होता है ना, मेरा W ही 0 हो जाएगा, ठीक है। मेरा W 0 हो जाएगा। अरे वर्क डन कैसे होगा? हर प्लेस में अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम हो तो मेरा वेरिएशन तो है ही नहीं, तो मेरा वर्क डन भी 0 है इसके लिए। ओके, समझ गए। अब जैसे सेकेंड वाला प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा एक्सप्लेनिंग है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट एट इक्विपोटेंशियल सरफेस एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या होता है? मेरा जो इलेक्ट्रिक का फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को वो क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब तो बहुत क्लियर है ना, पर कैसे, ये भी तो जानना है। कैसे हो रहा है ये भी जानना है हम लोग को, है ना। तो अब देखो क्या होता है जनरली, जब मेरे पास ऐसा एक सोचो मेरे पास एक ऐसा पोटेंशियल सरफेस है। ओके, और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है A और B। अब सोचो मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट तो पता है तुमको, टेंजेंट क्या होता है। ओके, और ये टेंजेंट मेरा ऐसे डिग्री लेवल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट बना, ये पॉइंट मेरा थीटा हो गया। ओके, अब ये मेरा ई कॉस थीटा है, वो तो देख के समझ में आ रहा है। ये मेरा एक्स है, ओके, ये मेरा वाई है, ओके। मेरा चार्ट जो है इस साइड में एक्ट कर रहा है, तो मेरा ई है। ओके, समझ गए। तो अब जब मैं इसका लिखती हूँ, मतलब डेरिवेशन लिखती हूँ, W इजिकल टू FDR कॉस थीटा, हमने कुछ देर पहले किया था, तो मैं इसको QE कॉस थीटा DR लिख सकती हूँ। तो W इजिकल टू Q इंटू V होता है, आई नो दैट इज 0, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ VX इजिकल टू VY, दोनों ही तो 0 है, तो उससे क्या पता चलता है? QE इजिकल टू कॉस थीटा DR इजिकल टू 0, पूरे टर्म का 0 है। ओके, तो Q मेरा नॉट 0, E मेरा नॉट 0, थीटा मेरा π/2 हो जाएगा, मतलब कि थीटा मेरा 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि मेरा परपेंडिकुलर है। क्या है? दोनों सर्फेसेस परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हैं। ओके, आई गॉट इट, फाइन। अब हम लोग समझेंगे कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ कि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो कंडक्टर का मतलब होता है द मटेरियल विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द मटेरियल दैट कंटेन्स इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
ओके, समझ गए। और डाइलेक्ट्रिक कौन होता है? विच हैव रेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास बहुत लिमिटेड होता है, इसके पास बहुत सारा होता है, ठीक है। दिस इज वन फिनोमेनन, दिस इज वन फिनोमेनन, दीज आर सेपरेट सेपरेट। हमें पता है कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि उसके पास क्या रहता है? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, इसके लिए वो ले जा सकता है। ओके, इसका प्रॉपर्टी समझ लेते हैं फिर। चलो प्रॉपर्टी, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, मैं तुम लोगों के लिए मतलब बढ़ा नहीं रही हूँ टॉपिक को, मैं घटा रही हूँ जितना मेरे लिए पॉसिबल हो सके, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है। ओके डन। फिर क्या होता है? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ज़ीरो है तो मेरा जो वेलोसिटी है वो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाएगा जो मेरा पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी शायद, फिर भी मैंने लिख दिया, चलो अगर समझ में नहीं आया तो। पोटेंशियल सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल कंडक्टर। सो पोटेंशियल और क्या होगा? इज कांस्टेंट एट सरफेस पे कांस्टेंट है, मतलब कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को मेंटेन कर रहा है। ओके समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नॉर्मली थ्रू एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट थ्रू एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फील्ड जीरो हो जाता है, सो इनक्लोज चार्ज इज ऑल्सो जीरो। मतलब कि देखो ये दूसरे पेज में लिखना पड़ेगा। गॉस लॉ के मुताबिक, गॉस लॉ जो था हमारे पास, गॉसेस लॉ, अब उसके अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरा क्या था? क्यू ई डी एस इजिकल टू क्यू ई एन सी बाई ई थीटा, ठीक है, ये था ना मेरा फॉर्मूला। तो इसके मुताबिक यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो मेरा क्यू ई एन सी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। ओके, तो सम एक्सेस चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर विच लाइज ऑन द सब्जेक्ट। मतलब सम एक्सेस चार्ज is given to the conductor lies on the surface of the object। मतलब जो एक्सेस चार्ज बच गया मेरे पास वो क्या हो गया? मेरे ऑब्जेक्ट पे लाई कर गया। कहाँ पे? मेरे ऑब्जेक्ट पे लाई कर गया, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट तो कंपलसरी लिख के आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। VVI, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है? वेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मेन मतलब है कि इनसाइड द कैविटी इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। समझाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग। जैसे कि क्या होता है, सोचो मेरे पास एक कैविटी है। ओके, ये सोचो मेरे पास एक कैविटी है, इसके अंदर मेरे पास एक, नहीं सॉरी, ये कंडक्टर है, ये कैविटी है, ठीक है। इसके अंदर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो जीरो हो जाएगा। ये क्या है? ये कंडक्टर है, ये कैविटी है। ओके, ये वाला पार्ट कैविटी है। ओके, तो इस पार्ट में जो होगा इस पार्ट में मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो उसी को हम लोग लिख देते हैं इनसाइड द कैविटी इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो। कैविटी इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ज़ीरो होता है। ओके, ये क्या है? ये कंडक्टर है, ये क्या है? ये कैविटी है, ये कैविटी है। ओके, समझ में आ गया आई होप। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द मेथड टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ एनी सेंसिटिव इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये क्या करते हैं? ये जनरली हेल्प कहाँ पे करते हैं? ये जनरली हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट, हाँ, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, बाय प्लेसिंग द कैविटी ऑफ इनसाइड द कंडक्टर। तो ये जनरली क्या करता है? ये किसी भी हाई सेंसिटिव ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्टेड रखने के लिए वो उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर कैविटी घुसाता है। क्या घुसाता है? कैविटी। मतलब इस कैविटी को कंडक्टर के अंदर घुसाया जाता है जस्ट टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इलेक्ट्रिक डिवाइस। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारा डायग्राम था, ये हमारी कॉन्सेप्ट थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
आई नो दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल, बट समझ में आ रहा है शायद तुमको, क्योंकि मैं बात करते करते बोल रही हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग समझ गए। ठीक है, अब वहाँ पे हमने कंडक्टर को लेकर बात किया था। ठीक है, हमने डाई इलेक्ट्रिक को लेकर बात नहीं किया। अब डाई इलेक्ट्रिक का बात समझ लेते हैं। चलो, डाई इलेक्ट्रिक के बारे में हमें पता है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पे आते हैं। टाइप्स, ठीक है, क्या क्या टाइप्स होता है। एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ये क्या होता है, एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक होता है। इसमें क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं रहता है तब जो पॉजिटिव चार्ज रहता है एंड नेगेटिव चार्ज रहता है वो कोइंसाइड करते हैं एक पॉइंट पे। मतलब इन एब्सेंस, सिंपली समझाओ तो, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में क्या होता है, मेरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है और मेरा जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ओके, कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, सो नो डाइपोल इज फॉर्म। इसके लिए क्या होता है, मेरा डाइपोल फॉर्म नहीं होता, इसके लिए मेरा डाइपोल फॉर्म नहीं होता। नो डाइपोल इज फॉर्म्ड, डाइपोल फॉर्म्ड नहीं होता इस रीजन से। ठीक है, एंड डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। ओके, तो ये पहला हम लोग समझ गए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। इसमें क्या हुआ, जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, मेरा पॉजिटिव चार्ज और मेरी नेगेटिव चार्ज क्या करती है, कोइंसाइड कर जाती है, जिससे मुझे कोई डाइपोल नहीं मिलता है। डाइपोल मोमेंट मेरा इंड्यूस करा हुआ रहता है। ओके, हम लोग समझ गए। नेक्स्ट डाइपोल क्या है, नेक्स्ट मेरा डाइपोल है जिसको हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। हाँ, इससे हम लोगों ने और एक वर्ड भी सुना है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, है ना, हमने सुना है ये वर्ड। ये क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, इसके केस में क्या होता है देख लेते हैं अब। इसके केस में क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, पर यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है दे डू नॉट कोइंसाइड, डू नॉट कोइंसाइड, वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या, मर्ज हो जाना, मर्ज हो जाना। वो लोग मर्ज नहीं करते, एक दूसरे से दूर जाते हैं। दैट मीन्स एक डाइपोल बनता है, एक डाइपोल बनता है, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है डाइपोल तभी बनता है जब दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहता है। ये डाइपोल का सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, तो डाइपोल यहाँ पे बनता है, डाइपोल इज फॉर्म्ड। ओके, डाइपोल इज फॉर्म्ड, बट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या है, जीरो है। बट डाइपोल मोमेंट जीरो है, डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। और एक चीज़ यहाँ पे होती है वो है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द डाइपोल गेट्स अलाइंड अलोंग इट्स डायरेक्शन। जब फील्ड को अप्लाई किया जाता है, मतलब जब ये व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, डाइपोल क्या है, डाइपोल इज अलाइन टू दैट डायरेक्शन। ठीक है, उसी डायरेक्शन पे जाएगा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। ओके, ये एक एक्सेप्शन बात हो गई, ये वाला पार्ट। ओके, ये वाला पार्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होगा तब जिस डायरेक्शन में जाएगा डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। ओके, यहाँ पे कहते हैं डाइपोल फॉर्म्ड हुआ पर डाइपोल मोमेंट मेरा जीरो हो गया। यहाँ पे कोइंसाइड नहीं किया। ठीक है, इसको याद रखता है, मेरा जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसमें कोइंसाइड नहीं होता है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बाय द application of external field, formation of electric dipole and induced electric dipole moment is known as dielectric polarization. पोलराइजेशन वेक्टर, इसको डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लिख लो, लिख लो। एक तो है कि डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ना वो लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक नहीं पूछते पर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पूछते। ये होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो मैंने बताया वही मैं लिख रही हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यही डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, और क्या है पोलराइजेशन वेक्टर, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है पोलराइजेशन वेक्टर, it is defined as electric dipole per unit volume. ओके, समझ गए, समझ गए। ओके ओके, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि डाइलेक्ट्रिक हैज़ बीन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल डाइलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी डाइलेक्ट्रिक को मैंने क्या किया, सवाल है कि डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल डाइलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये मेरा सवाल है, ये मुझसे पूछा गया है। ओके, तो इसका जवाब क्या होगा। जनरली पहले तो एक ड्राइंग बनाएंगे, इस ड्राइंग में देखेंगे होता क्या है। मेरे पास सोचो ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है। ठीक है, मैंने बड़े बड़े दो बॉक्स बना लिए हैं। जनरली यहाँ पे देखो क्या होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस,
ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब एक चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ से ना मैंने क्या किया, मैंने कंक्लूड किया ये वाला पार्ट है, मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट ले लिया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या? इतना सा पार्ट मैंने ले लिया सिर्फ, ठीक है। इतना सा पार्ट जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इतना सा पार्ट मैंने लिया, ठीक है। इतना सा पार्ट ले लिया। अब इसको ही मैं वहाँ पे करूँगी, ठीक है, वहाँ पे करूँगी मैं। क्या इस साइड में माइनस होगा और इस साइड में प्लस होगा, और जो बीच का था ना वो न्यूट्रल होने की वजह से क्या हो गया, ओमिट हो गया, ओमिट 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 ओमिट, ठीक है, ओमिट हो गया ये वाला पार्ट, और ये मेरे पास एक पार्ट बचा। मतलब कि मेरा जो फोर्स का नेट था वो E इजिकल टू E1 हो गया, ठीक है, E इजिकल टू E1 हो गया, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग, ओके। अब इसका आंसर हम लोग फ्रेम करके क्या लिखने वाला है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। नेट फील्ड क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। नेट फील्ड मेरा रिड्यूस हो जाता है, दस द फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक फंक्शन। तो जो फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस फैक्टर की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उस फैक्टर को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ आ रहा है, लाइक द नेट फील्ड ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस, जिस कारण वो रिड्यूस हो रहा है उस फैक्टर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं। ओके ओके, समझ गए, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है E बाई ई नेट इज इक्वल टू के, और के क्या होता है, के मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ओह सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेरा। ओके, लगता है पीडीएफ थोड़ा सा लंबा होगा। एक्चुअली लैंडस्केप में जब मतलब पीडीएफ बनता है ना तब थोड़ा सा पीडीएफ लंबा हो जाता है ना। आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड एवर इट और नॉट, बट आई हैव नोटिस्ड दिस थिंग, कैसा होता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। दोनों को मैं ट्राई करती हूँ एक ही पेज में घुसाने के लिए। उसके पहले ना मुझे एक चीज़ करना है, ताकि मेरे को ईजी हो काम करने में। पहले करते हैं बात कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। पहले कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज। द प्रॉपर्टी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज, उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। जनरली उसको लिखते कैसे, C इजिकल टू क्यू बाई वी लिखते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। मैं शॉर्टकट में लिख सकती हूँ, मेरा कॉपी CBSE में चेक नहीं हो रहा है, बट तुम शॉर्टकट में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बॉक्स कर देती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, कैपेसिटेंस जो है डज नॉट डिपेंड्स, ओह शिट, ये क्या होता है, ये डज नॉट डिपेंड, कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड नहीं करता है चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर। चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जनरली, ओके। तो इसका जो यूनिट है, यूनिट जो है इसका CY/V इजिकल टू 1 फैरेड। क्या है, 1 फैरेड है, ओके ओके, समझ गए। फैरेड सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट होता है, ओके। तो प्रैक्टिकली यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज माइक्रो फैरेड, जिसको हम लोग MF लिखते हैं 10⁻⁶, ये यूज़ होते हैं माइक्रो फैरेड, ओके। तो ये हम लोगों ने कैपेसिटेंस वाला पार्ट कवर कर लिया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर वाला पार्ट। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, ओके। कैपेसिटर क्या होता है, अब जनरली कैपेसिटर का कोई डेफिनेट मतलब नहीं होता, पर कैपेसिटर को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब क्या, जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, उसका भी तो सेम ही काम है ना। देट हैज़ द सेम वर्ड, सो दैट पहले तो है कि हाउ टू क्रिएट कैपेसिटर, क्योंकि उसका काम सेम है। ये ना GK है, इसको स्किप कर सकते हो तुम लोग, ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। एक तो है कि कंसिडर अ मेटल प्लेट्स, 2 मेटल प्लेट्स, एक्चुअली मेटल प्लेट्स नहीं, 2 मेटल प्लेट्स। फिर क्या करना है, कीप अ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स के बीच में सेपरेशन रखना है, हाँ ये ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। दोनों को ऑपोजिट प्लेस करना है, ओके ओके। फिर क्या करना है, फिल द सेपरेशन
किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उन सेपरेशंस को क्या करना है, भर देना है। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से या किसी टाइप के सेपरेशन से मुझे क्या करना है, भर देना। मतलब ये सोचो मेरे पास दो है प्लेट्स, हाँ, इसको मैं क्या करूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर देती हूँ। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, तो कैपेसिटर में पता चलेगा कैपेसिटर इज नॉट नीडेड एक्चुअली, मेनली तुमको ज़रूरत है कैपेसिटेंस की। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अब ये क्या होता है, ये बहुत कुछ होता है, लाइक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ मैं, C इजिकल टू क्यू बाई वी होता है, C इजिकल टू ई नॉट ए बाई डी। ओके ओके, चलो ठीक है। ई हम लोग को क्या पता है, क्या होता है, डी वी बाई डी आर होता है। ओके, ये भी हम लोग को पता है। ओके, इसमें क्या होता है ना, इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, जो कि मैंने कैपेसिटर के लिए बोला, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाई एनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं डीसी लिख रही हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ओके, देन जो कैपेसिटर होता है ना, जो कैपेसिटेंस होता है, सॉरी कैपेसिटेंस होता है, वो हो जाता है के ई नॉट ए बाई डी इजिकल टू सी। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं सी इजिकल टू ई ए बाई डी। ओके ओके, फैक्टर्स क्या क्या होता है इसका, फैक्टर होता है कि पहली बात तो जियोमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि C इज़ प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ओके ओके, ठीक है। फिर क्या होता है, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, मतलब सराउंडिंग मीडियम का नेचर क्या है, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ओके, फिर C है प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटर्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो पहले टॉपिक पे आता है कि नहीं, उसके पहले एक डेरिवेशन कर लेते हैं। उसके पहले एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कर लेते हैं। ओके, ये डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट के ऊपर है। पूरा क्वेश्चन लिखने का तो जगह नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं दिखा देती हूँ कि ये होता कैसे है। ओके, सो जनरली हमारे पास क्या होता है, एक पैरेलल प्लेट रहता है, इसके साइड पे हमारे पास क्या रहता है, एस्टिमेशंस रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये डी है, सॉरी ठीक है, डी है, ये है एफ, ये भी एफ जीरो। क्या हो गया भाई, ये हैंग हो गया क्या। ठीक है, तो इसके अंदर है ई, के है इसके अंदर, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, जैसे कि हमें पता है। ठीक है, ये भी है टी। ओके, ये था मेरा फिगर। डेरिवेशन कैसे करना है मैं दिखा देती हूँ। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हमें ये चीज़ पता है। V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी ई टी। ओके, ई नॉट टी डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के टी, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू C इज इक्वल टू ई नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये इसके नीचे है, इसके नीचे। इसका मतलब सिंपल है, V इज इक्वल टू क्यू ए ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, ये है मेन चीज़, ये तुम्हें डेराइव करने को देगा। बोलो इफ़ यू वांट टू सी दिस इन डिटेल तो मेरा डेरिवेशन वाला वीडियो देखना है। ओके, डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तुमको। ओके ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। वी आर रनिंग एक्चुअली वेरी लेट, दैट इज़ द रीज़न मैं तुम लोग को ट्रबल में नहीं फेलना चाहती हूँ। ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड 1 आवर, हम लोग का टारगेट 1 आवर नहीं था। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर इज़ अ स्मॉल टॉपिक, तो मैं जल्दी जल्दी कवर कर देती हूँ। ऑफ अ स्फीयर, ओके, एक स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो जनरली वी नो दैट V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो वी यूज टू राइट C इज इक्वल टू 4 पाई ई नॉट आर। ओके, सो कैपेसिटेंस इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऐड करना है हम लोग को, जो CBSE ऐड करता है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जनरली क्या होता है, C इज इक्वल टू 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, मतलब कि K है, और ये क्या है 6400, ये हमारा रेडियस है, और इंटू 3 है। ओके, तो इसका जो 6400 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -4, इसका कैलकुलेशन तुम खुद कर लोगे, तो ये होता है हमारा कैपेसिटेंस। मतलब कि अगर हम लोग इंक्लूड करें तो ये हमें पता चलता है कि 1 फैरेड जो होता है वो बड़ा होता है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ से। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ से हमारा 1 फैरेड बड़ा होता है। ठीक है, 1 फैरेड इज बिग। ओके, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर समझ गए। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो कितना एनर्जी स्टोर्ड रहता है कैपेसिटर में जनरली,
तो उसको हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला जानेंगे, ठीक है। एनर्जी के 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। एनर्जी के ना 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। पहला एक्सप्रेशन होता है E इजिकल टू 2CV², फिर होता है E इजिकल टू Q²/2C, ठीक है, और दूसरा E इजिकल टू ½ QV। ये 3 फार्मूला होता है, हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक एक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करते हैं, ओके। फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को जितना याद करके रख सको उतना अच्छा है। क्वेश्चन कभी कभी आता है तो फार्मूला बेस्ड ही आता है। जनरली इसका जो फार्मूला है वो है En/V इजिकल टू ½ E0 E²। दिस इज़ वन ऑफ द फार्मूला। अनदर इज U इजिकल टू E/V, जहाँ से हम लोग को मिलता है ½ E0 E²। तो ये 2 टाइप्स है जहाँ से हमें मिलता है। आई विल से दिस इज़ द राइट वन टू सॉल्व, ठीक है। अच्छा, मैं अभी फाइनल पार्ट पे आ गई हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सब सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ओके। तो पहले सीरीज़ का दिखाती हूँ मैं। सीरीज़, ओह सॉरी, तो भूल ही गई थी। पहले सीरीज़ का दिखाती हूँ। सीरीज़ और कैपेसिटर के बारे में तुम लोगों को, सीरीज़ और पैरेलल के बारे में तुम लोगों ने बहुत ही पढ़ के रखा है, तो मुझे नए तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज़ होता है, क्या होता है, इसको हम लोग सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है सीरीज़ का, ओके। दिस इज़ C1, दिस इज़ C2, ठीक है। इसी केस में क्या होता है, इसके केस में जो V होता है वो इक्वल टू V1 + V2 होता है, ओके। मतलब कि सिंपल भाषा में कहूँ तो C इजिकल टू C1 + C2 होता है, ओके। समझ में आ रहा है हम लोग को? नहीं सॉरी, मैं तो गलती कर दी। V इजिकल टू V1 + V2 होता है, यानी कि C होता है C1 1/C2 + 1/C3। दिस इज़ द वे वी विल सॉल्व ऑल दी सम्स, ठीक है। और पैरेलल क्या होता है, ओह गॉड, ये शेप्स ऑन कर देती हूँ ना गुड नोट्स का। पैरेलल के केस में क्या होता है, यहाँ पे होता है कि ये मेरे पास एक पैरेलल है, ये मेरे पास एक पैरेलल है, ये मेरे पास वोल्ट है, ओके। ये है C, ये है C1, ये है C2। इस केस में क्या होता है, मेरे पास Q1 इजिकल टू C1V होता है, Q2 इजिकल टू C2V होता है। तो जनरली क्या होता है, C इजिकल टू C1 + C2 होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेसेस है जिससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसका, क्योंकि इसके सेम लाइन पे है इसीलिए इसका क्या होता है 1 बाई करके करना पड़ता है। इसके डिफरेंट लाइन्स में इसीलिए इसका C + C1 + C2 करने से हो जाता है। विद दिस आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। ऑल्सो इंक्लूड दैट यहाँ पे क्या है, चार्जेस आर सेम, और यहाँ पे क्या है, चार्जेस आर नॉट सेम, ओके। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड ट्रस्ट मी ये चैप्टर बहुत लेंदी था, और मैंने 20 स्लाइड्स में ये चैप्टर कंप्लीट किया है। आई एम सेंडिंग यू द PDF, मैं PDF अपलोड कर देती हूँ। प्लीज़ जाओ डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से PDF को कलेक्ट करो, रिवाइज करो, और अगर तुम्हें लगे कि इसके बाद वाला चैप्टर भी जल्दी आना चाहिए तो मेरे को प्लीज़ टेक्स्ट करो। तब तक मैं केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर लॉन्च करती हूँ, ओके। उसके साथ ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करती हूँ, ओके। सो आज के लिए इतना ही है। फॉलो माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और स्टे ट्यून्ड नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।